हम गाजा पर एक कंप्लीट सीज लगाने वाले हैं। ना कोई बिजली देंगे, ना पानी देंगे, ना खाना देंगे, सब कुछ बंद। ये जानवर जैसे इंसान हैं जिनके साथ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर यूएफ गैलेंट के इस एक बयान से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में गाजा में जो पैलेस्टीनियंस हैं उनके कितने बुरे दिन आने वाले हैं। बहुत डिफेंस एक्सपर्ट्स का तो अब यह डर है कि कहीं इसराइल अपना आपा ना खो बैठे और ऐसी अंधाधुंध गोलीबारी करे, ऐसी अंधाधुंध एक्शन ले कि कहीं ये पैलेस्टाइन में जेनोसाइड की हालत उत्पन्न ना हो जाए। एक ऐसा नरसंहार जिससे इजराइल और हमास के बीच में ये जो कॉन्फ्लिक्ट अभी चल रहा है, ये आगे जाके पूरे मिडिल ईस्ट में आग लगा दे। इजराइल का गुस्सा बाय द वे जायज है। हमास के टेरर अटैक के बाद लगभग 1000 इजरायली, करीबन 900 डेड और 100 से भी ज्यादा जो बंदी बना के हमास उन्हें गाजा स्ट्रिप ले गए हैं। ये 1973 के फोर्थ अरब इजराइल वॉर के बाद सबसे ब्लडी इंसिडेंट रहा है इजराइल के हिस्ट्री में। और जिस तरीके से हमास के आतंकवादियों ने बच्चों और बुजुर्गों पर गोली चलाई, उससे लोगों का दिल एकदम दहल गया है और एक डीप स्कार लग गया है वहां। बहुत लोगों का यह कहना है कि नहीं नहीं नहीं, हमास टेररिस्ट थोड़े ना है, वो तो फ्रीडम फाइटर्स हैं। सालों से उन पर जो बर्बरता हो रही थी, इजराइल ने जो उन पर बर्बरता ढाई थी, ये उसी का बदला है, ये उसी का अंजाम है। इससे इंटरनेशनल अटेंशन मिलेगा। कुछ लोगों ने तो इंडिया में इन एक्शन को, हमास को हमारे फ्रीडम फाइटर से कंपेयर किया। लेकिन 200 साल के बर्बरता के बाद भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स अंग्रेजों के बच्चों और उनके औरतों को किडनैप नहीं करते थे। जलियांवाला में 303 की गोलियां खाने के बाद भी हम अंग्रेजों के फैमिलीज को पॉइंट ब्लैंक रेंज पर गोली नहीं मारते थे। यहां तक कि जो हमारे मिलिटेंट रेवोल्यूशनरीज थे भी, वो भी अंग्रेजी हुकूमत को टारगेट करने की कोशिश करते थे, ना कि उनके फैमिलीज को। पैलेस्टीनियंस के जेन्युइन इश्यूज हैं, उनके साथ एक हिस्टोरिकल रॉन्ग हुआ है। इस पे हमने 30 मिनट लंबा एक एपिसोड बना के रखा है कि कैसे उन्हें अपने घर से बेदखल कर दिया गया और क्यों यह दुनिया का सबसे पेचीदा जियोपॉलिटिकल इशू है। लेकिन इस तरीके से टेरर का इस्तेमाल करके, चलिए डेस्परेट टेरर का इस्तेमाल करके उन्हें आजादी तो नहीं मिलने वाली है। इसका नतीजा एक ही होने वाला था, और भी बर्बरता और भी मौतें। अब इजराइल कहती है कि भाई हमास ने शुरुआत की थी, खत्म तो हम करेंगे। उनके पास भी अब एक ब्लैंक चेक आ गया है कि भाई जो एक्शन लेना है ले लो, पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी हुई है। लेकिन इस ब्लैंक चेक का फाइनल कीमत, इसकी विड्रॉल कितनी होगी, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। गाजा में फिलहाल इनडिस्क्रिमिनेट बॉम्बिंग चल रही है। स्कूल्स, हॉस्पिटल, मॉस्क, चर्च, यहां तक कि रेफ्यूजी कैंप्स को टारगेट किया जा रहा है। ब्लॉकेड की कोशिश चल रही है ताकि गाजा में किसी भी तरीके का बिजली, खाना, पानी तक नहीं पहुंचे। लेकिन एक बात हम इस बीच में भूल जा रहे हैं, इस जो आउटरेज है इस टेरर अटैक के बाद, उसमें भूल जा रहे हैं कि गाजा में 20 लाख लोग रहते हैं। उनमें से कुछ लोग हमास का हिस्सा हैं या हमास को सपोर्ट करते हैं। मेजॉरिटी वहां पर आम फिलिस्तीनी लोग रहते हैं, यानी आम सिविलियंस रहते हैं। हमास इज नॉट इक्वल टू द पैलेस्टाइन कॉज। हमास इज नॉट इक्वल टू ऑल पैलेस्टीनियंस। हमास इज नॉट इवन इक्वल टू ऑल ऑफ गाजा स्ट्रिप। पर लग रहा है कि इजराइल खुल के यह ऐलान कर रहा है कि वो तो हमास को निस्तो नाबूद कर देगा और रुकेगा नहीं। उसके बीच में अगर कोई भी आएगा उसको भी खत्म कर देगा। 100% लिक्विडेशन करना है। अब उसके बीच में सिविलियंस आए तो आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर हट जाए तो ठीक है। लेकिन इजराइल तैयार कितना है, किस हद तक जाएगी हमास को हटाने के लिए? कितने लोगों को इजराइल मारेगी? 5000, 10,000, 50,000 या लाखों में? इजराइल का इसके ऊपर एक बेकायदा पूरा फुल फ्लेजेड पॉलिसी है, डिसप्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स टू टेरर। और वो रिस्पॉन्स अभी चालू है। गाजा पर हजारों बम गिराए जा रहे हैं। 24 घंटे बाद गाजा की ये हालत है। ऐसी तस्वीरें गाजा से बाहर आ रही हैं। रिपोर्ट्स तो ये भी कह रही हैं कि इजराइल गाजा के खिलाफ व्हाइट फॉस्फोरस बॉम्ब्स का इस्तेमाल कर रही है। व्हाइट फॉस्फोरस वो चीज है जो कांटेक्ट में आते ही चीजों को जला देती है, इंक्लूडिंग ह्यूमन स्किन। ये इतना डरावना केमिकल वेपन है कि इंटरनेशनल ट्रीटीज द्वारा इसे बैन कर दिया गया है। इंटरनेशनल कन्वेंशंस के हिसाब से अगर आप इसका इस्तेमाल करते हो तो आप एक वॉर क्राइम कमिट कर रहे हो। ये रिपोर्ट्स फास्फोरस का इस्तेमाल का अभी कंफर्म्ड नहीं है, तो लेकिन हैरानी की बात नहीं होगी क्योंकि 2009 में ह्यूमन राइट्स वॉच का एक रिपोर्ट ये कंफर्म करता है कि गाजा में पहले भी व्हाइट फास्फोरस बॉम्ब्स का इस्तेमाल हो चुका है। तो अगर हमास का एक्शन टेररिज्म था, तो इजराइल का ये जो एक्शन है, ये जो बमबारी है, ये सेल्फ डिफेंस कब तक रहेगा? क्योंकि भाषा और मंशा तो जेनोसाइड की तरफ जा रही है।
और कितने सारे बयान भी आए हैं, इनकी नस्ल ही मिटा दो, इनको हटा दो, इसराइल से बाहर खदेड़ दो। अब खदेड़ कहां दो, ये समझ में नहीं आया है। क्या अमेरिका को सपोर्ट, ठीक है इसराइल को आप सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन सपोर्ट के साथ साथ क्या यह भी सावधान करना चाहिए कि हमास को खत्म करो, पैलेस्टीनियंस को नहीं। बात सच है कि इस लेटेस्ट इंसिडेंट में हमास ने गोली पहले चलाई, हमास ने बर्बरता खूब दिखाई, लेकिन जैसा कि हमने आपको प्रीवियस एपिसोड में भी समझाया था कि दूध से तो कोई धुला हुआ है नहीं। और यह भी जानना जरूरी है कि इसराइल का एंड गेम इस सब में क्या है, गाजा स्ट्रिप में क्या है, हमास के साथ खेल इसराइल का कब से चला आया है, उसने क्या एक्चुअली बढ़ावा दिया था एक टाइम पे हमास को, और बात फिलिस्तीनियों के जेनोसाइड तक क्या पहुंच सकती है सच में, क्योंकि चीजें उसी डायरेक्शन में जा रही हैं कई सालों से। समझाता हूं कैसे। सबसे पहले तो ये लोग गाजा में, ये जो 20 लाख फिलिस्तीनी है, ये यहां है क्यों, यहां तो रहने लायक कुछ है भी नहीं। मुद्दा कॉम्प्लिकेटेड है, पार्ट 1 में समझाने की कोशिश की थी, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ लो कि बेदखल होने के बाद ये फिलिस्तीनी लोग अलग अलग रेफ्यूजी कैंप्स में रहने लगे। गाजा स्ट्रिप भी ऐसी ही एक फिलिस्तीनी रेफ्यूजी कैंप ही है। गाजा की ऑलमोस्ट सारी पॉपुलेशन रेफ्यूजी पॉपुलेशन है। गाजा में इजराइल बहुत लंबे अरसे से कड़े हथकंडे अपनाती आई है। इजराइल को लगता है कि भाई थोड़ी भी अगर इनको ढील दे दो ना, तो ये इजराइल पर हमला कर देंगे, हमें निस्तो नाबूद कर देंगे, हमें खत्म कर देंगे। गाजा कोई इंडिपेंडेंट देश भी नहीं है। हमास का इंफ्लुएंस बढ़ने के बाद 2007 से इजराइल ने गाजा को एक कंप्लीट ब्लॉकेड के अंदर रखा है। इमेजिन करिए कि आज के डेट में आप गाजा में रहते हैं, आप बेसिकली एक कैदी हैं, आप गाजा से बाहर नहीं जा सकते, इजराइल ने सारे बॉर्डर चेक पोस्ट बंद करके रखे हैं, आप हवाई जहाज या नाव का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते हैं, इजराइल ने जबरदस्ती वो भी बंद करके रखा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर ऑलमोस्ट टोटल रिस्ट्रिक्शन है, यहां कोई भी बिजनेस या फैक्ट्री गाजा में ऑपरेट नहीं हो सकती है। इजराइल के ब्लॉकेड की वजह से दवाइयों तक की इंपोर्ट में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। आपके पास नौकरी नहीं है, आप पलायन नहीं कर सकते हो, बच्चों का कोई फ्यूचर नहीं है, और मां बाप के लिए दवाई तक आप नहीं खरीद सकते हो। याद दिला दें फिर से, हर इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यही कहती है कि इजराइल ने ये जो एक्शंस यहां ली हैं ये इलीगल है, ये एक एक्ट ऑफ वॉर है, ये वॉर क्राइम है, और ये एक अपार्थाइड सिस्टम यहां चल रहा है, यानी इजराइल एक अपार्थाइड स्टेट बनाने की कोशिश कर रही है। और गाजा, बहुत लोग कहते हैं, एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप ही है। पर गाजा की रेफ्यूजी पॉपुलेशन के साथ ऐसा क्यों होता है? इजराइल का कहना है कि गाजा हमास के कंट्रोल में है, और इसीलिए गाजा को एक लॉकडाउन में रखना जरूरी है इजराइल के अपने सिक्योरिटी, अपने सेल्फ डिफेंस के लिए। हमास एक मिलिटेंट ग्रुप है, पर हमास पैलेस्टाइन का इकलौता पार्टी नहीं है, और बहुत टाइम तक हमास इतना पावरफुल भी नहीं था। पैलेस्टाइन में फतह या पीएलओ जैसे सेक्युलर लेफ्ट लीनिंग पार्टीज भी ज्यादा इंफ्लुएंस होल्ड करती थी। हमास के ग्रोथ के कई सारे रीजंस हैं, और उनमें से एक है इजरायली सपोर्ट। जी हां, आप जरूर हैरान होंगे, मगर हम कोई कंस्पिरेसी थियरी की बात नहीं कर रहे हैं। ब्रिगेडियर जनरल यफ्जख सेगेव अर्ली 1980s में इजरायली मिलिट्री गवर्नर इन गाजा थे, बहुत बड़ा पोस्ट माना जाता है इसे। उन्होंने एक न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्टर को बोला था कि 1980s में इजराइल ने हमास की फाइनेंशियली मदद की थी ताकि वो पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन पीएलओ और फतह पार्टी के सेक्युलर और लेफ्टिस्ट लीडर्स को कमजोर कर सके। यह किस्सा सिर्फ फिलिस्तीनी केस में नहीं एप्लीकेबल है, कई सारे वेस्टर्न देशों ने यही काम किया है, यही तरकीब आजमाई है, डिवाइड एंड रूल किया है। भारतवासियों को भी यह तरकीब के बारे में अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए। मिडिल ईस्ट में, और मिडिल ईस्ट को डिस्टेबलाइज करने के लिए भी यही तरीका इस्तेमाल किया गया था। याद रखिए कि इस तरीके से यूएस ने मुजाहिदीन फाइटर्स को भी फंड किया था, बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए थे ताकि वो सोवियत्स के खिलाफ लड़े, सोवियत्स को कमजोर कर पाए, अफगानिस्तान से उन्हें बाहर खदेड़ पाए। इसके बाद मुजाहिदीन ने क्या किया और अलकायदा कैसा बना, यह सब हमें मालूम है। हाल ही में नेतन्याहू ने भी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को सपोर्ट किया ताकि गाजा के फिलिस्तीनियों को वेस्ट बैंक के फिलिस्तीनियों से आइसोलेट किया जा सके। इसका एक पहलू यह भी है कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, बेसिकली जो लेजिटिमेट पैलेस्टीनियन सरकार है, उसका टैक्स रेवेन्यू इजराइल ने अपने हाथ में ले लिया है और लेजिटिमेट सरकार को दिया ही नहीं। इस तरीके के हथकंडे अपनाए जाते हैं। खैर, पॉइंट यह है कि हमास गाजा का या पैलेस्टीनियन कॉज का एकलौता रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, और इसकी इनिशियल ग्रोथ में इजराइल ने काफी बड़ा हाथ भी दिया था। तब भी हमास कंट्रोल के नाम पर गाजा के 2 मिलियन फिलिस्तीनियों को कलेक्टिवली पनिश किया जा रहा है 2007 से, और अब तो खैर
ओपन एयर गोली बमबारी शुरू हो चुकी है। ये ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट देखिए। इजराइल ने गाजा को ब्लॉकेड किया, एक ओपन एयर प्रिजन बनाया। इजराइल बेसिकली कंट्रोल करता है गाजा की पानी तक को। गाजा का 90 to 95% पानी कंटामिनेटेड है। उसको पीने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए पानी भी बाहर से मंगवाना पड़ता है। ऊपर से इजराइल वेस्ट बैंक से गाजा तक पानी ट्रांसफर नहीं करने देती है। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने बार बार इसे वाटर अपार्थाइड बुलाया है, जिसकी वजह से गाजा में एग्रीकल्चर भी बहुत मुश्किल होता है। ऊपर से जो बाकी की इंडस्ट्री है वो बेसिकली खत्म हो चुकी है, बिकॉज वहां कंटिन्यूअस ब्लॉकेड चल रहा है। कई ह्यूमन राइट्स ग्रुप की रिपोर्ट्स यही कहती हैं कि कैसे ब्लॉकेड के दौरान इजरायली अथॉरिटीज ने जानबूझकर गाजा के लोगों को एक स्टारवेशन डाइट पर रखा है। यानी जितनी कैलोरीज जरूरत है पूरे पॉपुलेशन को, कैलकुलेशंस के मुताबिक इजराइल जानबूझकर उसको उससे थोड़ा कम देता है। यूएन की 2015 रिपोर्ट साफ शब्दों में लिखती है और कहती है कि इजराइल के एक्शंस की वजह से गाजा 2020 तक अनइनहैबिटेबल बन जाएगी। 2023 आ गया है और अब गाजा अनइनहैबिटेबल से भी बदतर स्टेट पर जा रहा है। अब तो ओपन एयर गोली बमबारी चल रही है। गाजा में लोगों ने पीसफुली प्रोटेस्ट करने की भी कोशिश की, लेकिन वहां ह्यूमन राइट्स उनके ज्यादा है नहीं। प्रोटेस्टर्स को इजरायली मिलिट्री स्नाइपर्स गोली मारकर उड़ा देते हैं दूर से। गाजा में इजराइल के एक्शंस इंटरनेशनल लॉ के तहत इलीगल है। ब्लॉकेड इलीगल है, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी इलीगल है। पिछले 70 सालों से फिलिस्तीनियों को डिस्प्लेस किया जा रहा है और आज उन्हें कॉन्सेंट्रेशन कैंप वर्चुअली में रखा गया है, वो भी इलीगल है। तो जहां हम फिलिस्तीनियों के हमास की कड़ी निंदा करते हैं, वहीं इजराइल के हथकंडों के बारे में भी जानना, उसकी आलोचना करना भी जरूरी है। क्योंकि जब आप इतना कहर ढाओगे, इतना तड़पाओगे, तो अंदर से आतंक ही बाहर निकलेगा। और वायलेंस की परिभाषा भी हमें समझनी होगी। अगर हमास ने 1000 इजरायली मारे हैं या किडनैप किए हैं, तो 20 लाख की क्या जान ले लोगे? फिर तुम में और ओसामा बिन लादेन में क्या फर्क रहा? वही ओसामा बिन लादेन जिसने कहा कि हर अमेरिकन दुश्मन है, चाहे वो अमेरिकन वॉर के खिलाफ भी हो, वो भी दुश्मन है हमारा। चलिए, ये हो गई गाजा की बात। पर वेस्ट बैंक में क्या हो रहा है? वहां तो हमास कंट्रोल नहीं कर रही है, वहां तो कंट्रोल में नहीं है। तो क्या वहां पर सब चंगा सी चल रहा है? वहां रूल ऑफ लॉ चल रहा है? बिल्कुल नहीं। वेस्ट बैंक को अगर आप देखें तो साफ हो जाएगा कि इजराइल का एक्चुअल गेम प्लान क्या चल रहा है ओवरऑल पैलेस्टाइन को लेकर। ह्यूमन राइट्स वॉच की ये 2021 रिपोर्ट देखिए, बात साफ हो जाती है कि गाजा की बात नहीं, वेस्ट बैंक में भी वही हो रहा है। रिपोर्ट चीख चीख कर यह कह रही है कि कैसे इजराइल वेस्ट बैंक को ऑक्यूपाई कर रही है धीरे धीरे। वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों को कांस्टेंट पुलिस हैरेसमेंट फेस करना पड़ता है। हर जगह चेक पॉइंट्स हैं, कोई फ्रीडम ऑफ मूवमेंट नहीं है। शहरों के कुछ इलाकों में उनका जाना मना है। उनके घरों पर धीरे धीरे कब्जा हो रहा है। जुडिशरी कुछ करती नहीं, कुछ बोलती नहीं, राइट्स उनके पास है नहीं। एक अपार्थाइड सिस्टम चल रहा है, उनको सेकंड क्लास सिटीजन बनाकर रखा हुआ है। ऊपर से इजराइल फिलिस्तीनी लोगों को बेदखल करने में जुटी हुई है, जमीन पर कब्जा धीरे धीरे करती आई है। वेस्ट बैंक की अगर मैं बात कर रहा हूं, याद रखिए, जहां हमास का कोई रोल या कंट्रोल नहीं है। ये कब्जे का प्रोसेस भी सिंपल है। इजराइल फंड करती है सेटलर्स को, जो जाकर वेस्ट बैंक के इलाकों में वो जाकर घर बसाए। उनको बेशुमार मिलिट्री प्रोटेक्शन दी जाती है। यहां बेसिकली आर्मी भेज दी जाती है फिलिस्तीनियों को उनके घर से बाहर निकालने के लिए, जैसा कि कोई गुंडा हो जिसने घर पर कब्जा कर लिया हो। ठीक वैसे ही होता है एट एन इंस्टीट्यूशनल या नेशनल लेवल। वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलम में जो कायदे से फिलिस्तीनी जमीन है, ऑलमोस्ट 7 लाख इजरायली सेटलर्स अब वहां बस चुके हैं। इजराइल की अपार्थाइड स्टेट ने उन्हें सपोर्ट भी किया है। इसके बाद प्रोटेक्शन के नाम पर सरकार दीवारें, ऊंची ऊंची दीवारें बना देती है, फिलिस्तीनियों को अपनी ही टेरिटरी या अपने ही एरियाज में एंटर करने से रोक देती है। यूएन ने, ह्यूमन राइट्स वॉच ने, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने, बेसिकली हर ऑर्गेनाइजेशन ने यही बोला है कि यह सब जो हो रहा है ये इंटरनेशनल लॉ के सख्त खिलाफ है, ये उसका उल्लंघन है। सारी राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने इसे अपार्थाइड बुलाया है। पर अगर कोई फिलिस्तीनी वेस्ट बैंक में अपनी जमीन वापस मांगने की कोशिश करता है तो उसको टेररिस्ट बुलाकर या तो उसे मार दिया जाता है या तो उसे जेल के अंदर डाल दिया जाता है। फिर से पूछते हैं आपसे, क्या इजराइल की सरकार थोड़ी बहुत एथनिक क्लेंजिंग, थोड़ी बहुत टेररिज्म, थोड़ी बहुत अपार्थाइड नहीं कर रही है? आपको नहीं दिख रहा है ये सब?
याद रखिए, वेस्ट बैंक में हमास का कोई कंट्रोल नहीं है, फिर से याद दिला रहा हूं। अगर अब भी आप थोड़ा कंफ्यूज्ड हैं कि इजराइल एक्चुअली क्या चाहती है, उसकी मन की बात क्या है, तो नेतन्याहू ने अपने हाथों से खुद ही इसे क्लैरिफाई कर दिया है। अपने हाथों से ही यूएन में उन्होंने एक मैप दिखाया। मैप का टाइटल था द न्यू मिडिल ईस्ट, और उसमें वेस्ट बैंक और गाजा यानी पूरा का पूरा जो फिलिस्तीनी एरिया है इजराइल का हिस्सा दिखाया गया है। इस बात से क्लैरिटी साफ दिखती है कि वहां के फिलिस्तीनियों के साथ क्या होना चाहिए या क्या होना चाहिए इजराइल के अकॉर्डिंग, वो दिख रहा है। ना वो बाहर जा सकते हैं, ना उनको सिटीजन राइट्स मिल सकती है। खैर छोड़िए, कितने दिनों तक ये गाजा के लोग बिना खाना या बिना पीना या बिना इलेक्ट्रिसिटी वहां ऐसे में भी जिंदा रह पाएंगे। इजराइल सिक्योरिटी कंसर्न बोलती रहेगी, पर यह नहीं बताएगी कि सिक्योरिटी कंसर्न्स का मतलब यह भी है कि लोगों को मार काट कर, उनको बेदखल करके, उनके जमीन छीन कर वहां अपने सेटलमेंट्स बना रहे हो। वो लोग अपने अधिकार अगर मांग रहे हैं, अगर वो अपने हक के लिए लड़ाई कर रहे हैं ऑक्यूपाइड जमीन पर, तो वो तो टेररिस्ट ठहरे। कोई भी वॉर क्राइम ओवरनाइट नहीं होता है। पहले रेफ्यूजी बनाओ, उसकी जमीन हड़प लो, उसे इकोनॉमिकली क्रश करो, फिर धीरे धीरे उनको मार डालो। इजराइल यही करने के कगार पर अब आ चुका है, और गाजा में शायद अब यह प्रोसेस जल्दी ही निपट जाएगा। हम फिर से दोहराते हैं, हमास को कोई सपोर्ट नहीं करता है। इजराइल को पूरा दम लगाना चाहिए हमास को चुन चुन के मारने का। अरे तुम्हारे पास तो मोसाद है, लगाओ मोसाद को, एक एक बंदे को ढूंढो और उसे चुन चुन के मारो। आपने तो पहले भी ऐसा काम किया हुआ है जिन्होंने आपके यहां आतंक फैलाया है। लेकिन ये बॉम्ब से, भूख प्यास से आप लोगों को मारो, ये आपके ट्रैक रिकॉर्ड को भी शोभा नहीं देता है। ये इंटरनेशनली भी काफी खराब सिचुएशन पे लीड कर सकता है। पर इजराइल को तब भी मेरे ख्याल से कोई कुछ ज्यादा बोलेगा नहीं। क्यों? इसके 4 रीजन है। पहला रीजन, वेस्टर्न सपोर्ट। पूरा वेस्टर्न जो हेमिस्फीयर है, वो सारे नेशंस हैं, इजराइल को अभी ओपनली सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि जैसे स्विस क्राइसिस में हमने आपको पहले भी बताया था, मिडिल ईस्ट पे वेस्टर्न कंट्रोल या इंफ्लुएंस बरकरार रखने के लिए इजराइल को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। 2 मिलियन फिलिस्तीनी जाए, मरे, जिंदा रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता है। इजराइल जिंदा रहना चाहिए, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। दूसरा रीजन, अरब कंट्रीज भी पैलेस्टाइन को सपोर्ट नहीं करेंगे ऑन द ग्राउंड। अरब देश में पॉपुलर सेंटिमेंट हो सकता है कि वो पैलेस्टीनियंस को सपोर्ट करे, लेकिन उनकी जो सरकारें हैं उनको तो पैसा देखना पड़ेगा ना। यूएस लेड वेस्टर्न कोalition पावर्स, उनके साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा, मिलिट्री डील्स हैं, पॉलिटिकल सपोर्ट देना पड़ेगा। सऊदी अरेबिया भी इजराइल के साथ ही है, आज नहीं तो कल फिर से दोस्ती हो ही जाएगी। और सऊदी अरेबिया को यमन में नरसंहार करने से फुर्सत तो मिले पहले। तीसरा रीजन, यूएन और हर इंटरनेशनल बॉडी इस बात पर कड़ी निंदा करेगी, पर उससे ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगी, जो कि ऑलवेज द केस होता है। चौथा रीजन है मीडिया ब्लैकआउट। फिलिस्तीन में इतने सालों से इजराइल यही काम करता आया है, एक अपार्थाइड करता आया है, लेकिन वहां भी मीडिया गोदी में ही बैठी हुई है। बीबीसी, सीएनएन, जो भी आप कह लीजिए, वेस्टर्न मीडिया आउटलेट्स तभी जगती हैं जब इजराइल को चोट लगती है, तभी कुछ बोलती हैं जब फिलिस्तीन जो अटैक करते हैं। लेकिन उनका जब मैसेकर होता है तब इंटरनेशनल आउटरीच नहीं होता है। यह एक हार्श रियलिटी है जो हमें मानना पड़ेगा। और एक 5th बोनस पॉइंट भी दे देता हूं, हमास की बर्बरता। भाई बर्बरता की आपने, उसका आपने वीडियो बनाया, फिर वो वीडियो आपने दुनिया भर में शेयर हुआ। हाँ, हमास ने सोचा होगा कि मेरे एक्शन से एक इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ दिस इशू होगा, लेकिन हुआ उल्टा है। ये बर्बरता पूरी दुनिया ने देखी है और इजराइल को अब एक ब्लैंक चेक मिल गया है। तो ये मास्टर स्ट्रोक हो गया हमास द्वारा, ये बैकफायर ही कर गया उनकी ये बर्बरता। लेकिन हर वॉर में बेकसूर ही पिसता है। आज गाजा में बाप अपनी बेटियों के शव उठा रहे हैं, हमास का जो किया है उसका वो भर रहे हैं। हमास का कमांडर कहां है? वो डरपोक कतार में बैठकर ये सारा मंजर टीवी पर देख रहा है। आने वाले दिनों में गाजा पर और भी बम गिरेंगे। बेकसूर लोग जिनको इजराइल पहले से ही रेफ्यूजी बनाकर बैठा हुआ है, अब वो भूख से, प्यास से और दवाई ना मिलने से मरने वाले हैं। और वो और उनके बच्चे कहीं भाग भी नहीं सकते हैं। पूरी दुनिया या तो इस आतंक को पॉपकॉर्न खाते खाते देखेगी, ये वॉर पॉर्न को देखेगी, या कड़ी निंदा एक स्टेटमेंट देकर फिर अपना नजर फेर लेगी। चलो, इस सच्चाई से, इस एपिसोड से अब आप भी अपने नजर फेर लो। डिसलाइक बटन नीचे दबा दो, मदर सिस्टर कमेंट में कर दो, और जाकर कुछ पॉजिटिव एंटरटेनमेंट कंटेंट देखो। है थोड़ा सा पॉजिटिव फील करो। ये सब नेगेटिव यूट्यूब देखने की कोई जरूरत नहीं है।